सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज हमारे प्रोग्राम में नादिर अल तुर्क जो कि फ़लस्तीनी सफारतखाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि इसराइल बर्बरियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसकी दरिंदगी से गज़ा के अस्पताल महफूज हैं, ना स्कूलों को अमा हासिल है। फ़लस्तीनी बच्चों को खून में नहलाया जा रहा है, बुजुर्ग हों या जवान या फिर ख़वातीन, सबको आग से जलाया जा रहा है। इससे बड़ा सितम ये इंसानी हुकूक के आलमी चैंपियन कत्ल गारत गरी की इस आग को बुझाने की बजाय तेल डालने का काम कर रहे हैं। सेहत से जुड़ी तमाम सहूलतों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है ताकि फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर कोई मरहम ना रख सके। गज़ा में वाहिद टेस्टिंग लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया गया। गज़ा में कोरोना की शरह 28% की खौफनाक हद को छू रही है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल अमरीकी ग़ुलामी में बेनतीजा इजलास पर इजलास करके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही है। पाकिस्तान, तुर्की समेत इस्लामी ममालिक जनरल असम्बली इजलास के ज़रिए इसराइल को लगाम डालने के लिए कोशां हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि इसराइल की दरिंदगी का इलाज करारदाद मजम्मत नहीं बल्कि मुरम्मत है। अगर मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए तो पाकिस्तानी कोशिशें जारी हैं। दुआ है कि अल्लाह फ़लस्तीन पर आई मुश्किल की इस घड़ी को जल्द टाल दे। मुल्क की सियासत की बात करें तो फ़लस्तीन के अलमिया से ला ताल्लुक़ इस नगरी में अपने ही मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का चक्कर चलाया जा रहा है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से एक बार फिर वही ऐलान दोहराया गया है कि माफिया मिलकर NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ये इशारा किस तरफ है? नज़रें जहांगीर तरीन की तरफ उठ रही हैं, जो कहते हैं कि PTI में थे, हैं और रहेंगे। ये दावा अपनी जगह, लेकिन हकीकत में वही जहांगीर तरीन सामाने बगावत और उठाए क्या कर रहे हैं? अगर पार्टी में ही रहना है तो फिर ग्रुप बंदी की ये खबरें क्यों हैं, ये बातें क्यों की जा रही हैं? इन्हें मसला वज़ीर-ए-आज़म से नहीं, पंजाब हुकूमत से है। तरीन कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने इनके ग्रुप के लोगों के अफसर इधर उधर कर दिए। तरीन ग्रुप के नून लीग से राबतों की अफवाहें भी गर्म हैं। मिलकर पंजाब हुकूमत पर हमले के दावे हैं, दावतें हैं, ये सब चर्चे हो रहे हैं। लेकिन नून लीग अभी देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल करती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर विफाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म से इजहार यकजहती कर रहे हैं, जो मजीद शुकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है। बता रहा है कि दाल में कुछ काला है। मुखालिफिन की तरफ से ताने ये दिए जा रहे हैं कि शोर नून से शीन के निकलने का मचाया जा रहा था, लेकिन उल्टा PTI में से टी डगमगाने लगा है। अब देखना यह है कि तरीन ग्रुप का दबाव काम दिखाता है या फिर वज़ीर-ए-आज़म अपने कौल की लाज रखते हैं कि किसी को NRO नहीं मिलेगा। फैसला वक्त करेगा। फिलहाल तो जहांगीर तरीन और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के माजी को देख कर कहा जा रहा है, क्या कहेंगे देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। सवाल ये है कि देखते देखते क्या से क्या हो सकता है, इसी पर आज आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं और कुछ ही देर में हमें इंशाल्लाह असद खलील साहब भी ज्वाइन करेंगे। बाबर डोगर साहब, ये रात को खबरें आती हैं कि जनाब अलग ग्रुप बन गया है, बाकायदा असम्बली में, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर अब इसके होंगे, इसका बाकायदा नाम होगा हम ख्याल ग्रुप, जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप, और सुबह जो है बिल्कुल ही और मामला हो जाता है। ये रात में क्या हो गया? उसामा साहब, रात में इन्होंने ये फैसला किया कि हमारी अलहदा शनाख्त होनी चाहिए, असम्बली के अंदर हमारे पार्लिमानी लीडर्स होने चाहिए। अब नेशनल असम्बली में जो पार्लिमानी लीडर हैं इमरान खान है, और अगर राजा रियाद को उन्होंने रात को नॉमिनेट किया, जी आप नेशनल असम्बली में पार्लिमानी लीडर होंगे, इसका मतलब ये है कि राजा रियाद इमरान खान के सामने खड़े होंगे कि एक बागी ग्रुप जो इमरान खान के सामने खड़ा हो जाएगा, पार्टी हेड के सामने खड़ा हो जाएगा। बाद में इन्होंने सोचा कि ये तो मसला ख़राब हो जाएगा कि अगर इमरान खान के सामने राजा रियाद को हमने पार्लिमानी लीडर बना दिया तो कि जी हमारा एक ग्रुप है और उसका हेड जो है राजा रियाद है, वो हमारा पार्लिमानी ग्रुप है, तो वो कुछ मसला ख़राब हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि बजाय कि इमरान खान साहब को टारगेट करें, हम उस्मा बुज़दार को टारगेट करते हैं। अच्छा। और आज बाज़ाब्ता तौर पर जहांगीर तरीन ग्रुप के हम ख्याल लोगों ने पंजाब असम्बली में एक एप्लीकेशन दे दी है। उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारी सीटें अलहदा कर दी जाएं PTI से। हमारा एक अलहदा ग्रुप है जिसके हेड सईद अकबर नवानी है। सईद अकबर नवानी जो है उन्होंने प्रेलाई को आज वो एप्लीकेशन भिजवा दी है कि जी हमें अलहदा से सीटें हमारी इकट्ठी कर दी जाएँ।
तो समझा ये एक कदम आगे जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर आने वाले दिन में एक स्टेप वो आगे जा रहे हैं। तो ये आज मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब PMLQ 2008 में PMLQ में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, जिसको अता मानिका लीड कर रहे थे, वो भी इसी तरह से बना था। वो क्योंकि वो अपोजिशन में थे, हुकूमत गिरने का कोई ख़तरा नहीं था, अपोजिशन ने क्या गिरना है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से अलहदा हुए, पहले मानिका ने ये कहा जी कि हम क्यू लीग के अंदर ही हैं, क्यू लीग का हिस्सा हैं, हम उससे अलहदा नहीं हुए, लेकिन हम चौधरी पीरलाई के साथ नहीं खड़े हुए। हम उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, उनकी वो अपनी शिकस्त को माने कि उनकी वजह से PMLQ को शिकस्त हुई है और इसलिए हम उनको अपना पार्लिमानी लीडर नहीं मानते, लेकिन हम हैं क्यू लीग का हिस्सा। ठीक। फिर आहिस्ता 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 एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, वो ग्रुप का साइज़ भी बढ़ता गया और अल्टीमेटली वो ग्रुप जाके नून लीग के साथ बैठ गया। अब भी यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पर अगर ये ग्रुप जो है ये अपोजिशन पर जाकर बैठ जाता है तो ये तो उस्मा बुदार की गवर्नमेंट गिर जाती है। रात जो मीटिंग हुई है उसमें 2 के नंबर पहले थे, थोड़े से कम थे क्योंकि कुछ लोग नहीं आए। उसकी वजह ये की गई कि वो हमारे साथ हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए नहीं आ सके। कल 19 के करीब लोग थे, जिसमें से 15 MPs थे और कोई 4 MNs थे। अच्छा। अब 15 MNs अगर PTI के साइड पे हो जाते हैं तो PTI की गवर्नमेंट ही गिर जाती है। बिल्कुल। 10 काफली के बंदों पे वो खड़ी हुई है, काफली के वो काफली के भी बंदे रेलेवेंट हो जाते हैं अगर वही साइड पे हो जाए। तो उसामा साहब सिचुएशन तो बड़ी ट्रिकी है। अगर ये आज अपोजिशन में बैठे हैं और जहांगीर ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से हम खुश नहीं हैं। मेरी उनके बड़े MPs से बात हुई, इससे पहले भी 1-2 तो मिनिस्टर थे जिनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने उस वक्त, आज से कोई मुझे महीना पहले उन्होंने मुझे ये बताया कि जनाब हमें डेवलपमेंट का तो फंड वैसे कोई नहीं दिया जा रहा, और ख़ास तौर पे जब से हम जहांगीर टीम के साथ खड़े हुए हैं तो उस वक्त भी उनके जी जो बंदा कोई हमने ट्रांसफ़र के लिए किया हुआ था उसको भी वहाँ से हटाया जा रहा है जी। तो अब ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने ये चीज़ें शुरू कर दी हैं, और दूसरे इमरान खान भी बार बार कह रहे हैं कि मैं किसी माफिया को NRO नहीं दूंगा, शुगर माफिया को मैं NRO नहीं दूंगा। जब वो शुगर माफिया की बात करते हैं तो फिर उसमें जहांगीर का ही नाम आता है और किसका आना है। तो जहांगीर सब डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं जी ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये सब गलत हैं, उनके साथ थे, हैं और रहेंगे, इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। वो तो इस तरह की स्टेटमेंट साहब, ये मैं अता मानिका भी यही कहा करते थे कि हम हैं काफ लीग में, हम जाएंगे कहीं नहीं, लेकिन ये कि हम चौधरी पीरलाई को अपना लीडर नहीं मानते, लेकिन अल्टीमेटली वो नून लीग में चले गए। आज उन्होंने एक अपनी अलहदा शनाख्त आइडेंटिटी बना ली है। अगर वो इमरान खान के साथ है तो फिर हम ख्याल ग्रुप का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हम ख्याल ग्रुप जो है ये इमरान खान के विजन और पॉलिसी से इख्तलाफ करता है, ये उनके साथ बैठना नहीं चाहता। इमरान खान की पीटे, वो कहते पीटे का हिस्सा है, तो फिर अलहदा बैठने का क्या तुक है? बेताशा ऐसे लोग होंगे जिनके इख्तलाफात होंगे, बेताशा लाइक माइंडेड ग्रुप भी होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, उसमें बेताशा ग्रुपिंग्स होती हैं, लेकिन ये तो नहीं कि वो एक ग्रुप हट के 15-20 लोग जो हैं वो अलहदा हो जाएं, अलहदा बैठ जाएं, और वो भी ऐसे वक्त में कि वो गवर्नमेंट को गिरा सकते हों। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि एक मैसेज उन्होंने इमरान खान को दे दी है कि वो एक स्टेप आगे चले गए हैं कि आज ये ग्रुप जो है PTI के अंदर अलहदा बैठ रहा है और कल ये अपोजिशन में भी बैठेगा, और जिस दिन ये अपोजिशन में बैठ गया उस दिन उस्मा बुदार की गवर्नमेंट गिर जाएगी। और ये तो वफाकी हुकूमत भी जा सकती है फिर तो। अभी आप कह रहे हैं 4 लोग थे रात में, लेकिन 4 MNA थे, लेकिन टोटल 7-8 MNAs हैं जो इस ग्रुप के साथ हैं, और वफाकी हुकूमत को भी थ्रेट है, लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट को ये थ्रेट है। जब चाहे ये ग्रुप चाहे तो बजट पास ना होने दे, ये ग्रुप चाहे तो ये उस्मा बुज़दार को नीचे गिरा दे। आज शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे थे कि जी एक चीज़ बता दें कि जो भी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाएगा, बजट में वोट नहीं डालेगा या उस्मा बुज़दार के ख़िलाफ़ कोई अगर नो कॉन्फिडेंस आती तो उसका हिस्सा बनेगा जी, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो तो मेरी ये बात हुई है, मैंने बड़े लोगों से बात की कि मैं क्या तुम जो कर रहे हो कल PTI तुमको टिकट ही नहीं देगी। हाँ जी। तो मुझे एक मिनिस्टर ने जवाब दिया जो बड़े एक्टिव हैं हम ख्याल ग्रुप के, उन्होंने कहा कि सरकार हमने तो PTI के टिकट से वैसे ही नहीं लड़ना। अच्छा। वो मुझे उसने कहा जनाब पिछले 3 साल में 1 रुपये का डेवलपमेंट का बजट नहीं दिया, फंड नहीं हमें दिया, हल्के में हमने कोई काम नहीं करवाया, तो PTI का टिकट लेके जाके हमने जूते खाने हैं वहाँ पर।
इससे तो बेहतर है कि हम आवाम को अभी हमने बताना शुरू कर दिए कि जनाब ये हमें कुछ नहीं दे रहे और हम इनके टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़े, इन्होंने हमारे साथ बड़ा बुरा किया। अच्छा, वो तो पहले ही नहीं लड़ना चाह रहे। कुरैशी साहब फिर बोल रहे हो, कहते हैं जिसने करना है जो करना है वाज़ेह तौर पर करें। इमरान खान के साथ हैं तो इमरान खान के साथ फिर आप नजर आए, उसकी बातें माने। ये नहीं हो सकता, दोनों तरफ ना जाए। और फिर वुज़रा ने भी ये शुरू कर दिया सब ने कि जी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है ये कहने की जी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, जो ये नहीं इसके साथ आएगा। पार्टी के अंदर डिवीजन है। अभी जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, जो जो टाइम गुजरता जा रहा है वो तादाद बढ़ती जा रही है। अब पंजाब में पार्लिमानी जो लीडर सईद अकबर नवानी साहब हैं, अब नवानी साहब जो है ये 2002 में ये क्यू लीग में थे, 2008 में ये नून लीग में चले गए। इन्होंने शहबाज शरीफ को अपने हल्के से इलेक्शन लड़वाया, शहबाज शरीफ के बड़े चहीते रहे हैं। इस दफ़ा वो आज़ाद लड़े हैं और जीत के आए हैं, तो उनके राब्ते तो शहबाज शरीफ के साथ हैं। एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है सईद अकबर नवानी, और वो उस तरह का बंदा है जो किसी के साथ बिगाड़ता नहीं है, हर एक के साथ बना के रखता है। तो उसके ताल्लुकात जो है शहबाज शरीफ के साथ भी और परवेज़ के साथ, दोनों के साथ बड़े अच्छे हैं, बड़े आइडियल किस्म के ताल्लुकात हैं। तो उनको जो पार्लियामानी लीडर बनाना, उसके पीछे कोई ना कोई तो ज़हन है कि ये वो बंदा है जो शहबाज शरीफ के साथ भी रब्ता कर सकता है, ये वो बंदा है जो परवेज़ के साथ भी रब्ता कर सकता है। और नवानी जो है वो वैसे गवर्नमेंट से नए हैं कि इतना वो भी बड़ा मुश्किल सवाल है बाबर साहब, बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, असम्बलियाँ टूटेंगी, इलेक्शन होगा? क्योंकि इमरान खान साहब पर नौबत आ गई थी इत्तेमाद का वोट लेने की, और ये तो उससे ज़्यादा गंभीर सूरत हाल नज़र आ रही है। और उस्मान बुज़दार के जाने का मतलब है कि इमरान खान गए, क्योंकि ये खुद इनकी स्टेटमेंट है इस तरह की कि जी बुज़दार और इमरान खान ये एक हैं। जब तक इमरान खान साहब में बुज़दार साहब नहीं हट सकते, बुज़दार साहब को हटाया तो इमरान खान भी गए। उसामा साहब, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहांगीर तरीन के मामले पे वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे हुकूमत को खतरा हो जाए, चाहे हुकूमत जाती है जाए। उन्होंने पूरी कैलकुलेशन ही की होगी ना, वो पूरी कैलकुलेशन करके आए हैं। जहांगीर तरीन के ग्रुप ने उनसे मुलाकात की, उन्होंने जितनी डिमांड्स रखी उनमें से एक डिमांड भी पूरी नहीं हुई, एक डिमांड भी पूरी नहीं हुई। आज जहांगीर तरीन ने बड़ा खुल के कहा जी पंजाब गवर्नमेंट जो है, जो मेरे बंदे हैं उनको टारगेट कर रही है, हमारे बंदों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, हमारे बंदे जो हैं उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे और उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो इसका मतलब, और उन्होंने ये कहा कि हमारा टारगेट अब पंजाब गवर्नमेंट है। तो ये तो सबको पता है ना कि उस्मान बुज़दार साहब खुद क्या, वो इमरान खान साहब एक दफ़ा उनको कह दें, उसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। बात सुनो, अब पंजाब गवर्नमेंट इनका टारगेट है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि उस्मान बुज़दार एक सुई भी नहीं उठाते इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर। आपको पता है इमरान खान हर हफ्ते लाहौर आते हैं और वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जितनी भी होती हैं उसमें उनको उस पर PM सेक्रेटरीट को लूप में लिया जाता है, उनकी मर्जी से की जाती हैं। और पंजाब के मामलात को इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर खुद देख रहे हैं। जहांगीर तरीन डायरेक्टली इमरान खान के साथ क्लैश नहीं फिलहाल चाह रहे, तो वो इमरान खान के जो सबसे चहीता बंदा है उन्होंने उसको टारगेट करना शुरू कर दिया कि ठीक है पंजाब को हम टारगेट करते हैं। अब अगर पंजाब की गवर्नमेंट गिरती है तो फेडरल गवर्नमेंट के पास पीछे बचता क्या है? मुझे ये तो बताए ना, एक KP के सिर्फ एक KP के बचता है, और सिंध में पीपल पार्टी है, बाप जो है उसके साथ इनके ताल्लुकात वैसे ख़राब हुए हैं। और पंजाब में अगर मुखालिफ गवर्नमेंट आ जाती तो फेडरल गवर्नमेंट के रहने का की कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह जाती। इमरान खान के पास तो सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी रह जाएगी, वो इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर रह जाएंगे, बाकी तो उनके पास कुछ है ही नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात तो पंजाब के पास हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि ये हालात ख़राब होने जा रहे हैं, बजट के बाद कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बजट तक शायद आपको लग रहा है कि साथ देंगे, लेकिन देखिए साथ ही ये खबर चल रही है अभी ब्रेकिंग के जी, अमीर मोहम्मद खान साहब जो कि बैंकिंग कोर्ट के जज हैं और ये जहांगीर तरीन साहब का केस सुन रहे थे और अली तरीन के बेटे का, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब ये ज़ाहिर है हो सकता है कि एक वैसे ही एक रेगुलर अमल होता है, जजेस ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लेकिन वो हाईलाइट हो जाता है क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस चल रहा हो, उस वक्त ये तबादले हो जाएं तो एक नया जज आता है और नए सिरे से फिर एक केस चलता है, तो उस वजह से फिर चाहे मुगोई शुरू हो जाती है। लेकिन ये तो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास होता है। इसका जहांगीर तरीन को नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। अब पिछले 1.5-2 महीने से ये केस इनके पास लगा हुआ है जहांगीर तरीन का, खासी हद तक वो केस को समझ चुके हैं और वो उनको बेल में एक्सटेंशन भी 31 मई तक फिर तौसीम। अब अगर कोई जब जज साहब आएंगे तो नए सिरे से सारे केस को समझेंगे, उनके सामने सारी चीज़ें आएंगी,
उसके बाद उनका एक अपना माइंड सेट है, वो अपने जहन से उसके मेरिट और डिमेरिट्स को देखेंगे, ये अपने जहन से देख रहे थे, तो चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी। इसका मतलब ये केस तो अब लटक गया, ये तो अब आगे तक जाएगा और आगे अब 31 मई तक इनकी बेल एक्सटेंशन है। अब नए जज साहब आएंगे, अब वो दोबारा देखेंगे, पता नहीं दोबारा बेल बनती है या नहीं बनती, मुझे नहीं पता इसका। अच्छा, सियासत चूँकि इम्कानात का खेल होता है, हमने देखा PDM जिस तरह से बनी, अब उसके लिए दोबारा कोशिशें हो रही हैं करीब लाने की कि जी अच्छा माफ़ी ना नून लीग मांगे ना पीपल्स पार्टी मांगे, कुछ इस तरह से। तो ये मुमकिनात में होता है। आप देखिए जहांगीर तरीन साहब पहले कहाँ रहे, फिर जिस तरह से तहरीक इंसाफ में आए, कुछ सोच भी नहीं सकता था आज जो हालात है कभी होंगे, कभी भी नहीं। यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक इनको कहा जाता था, सबसे ताकतवर आदमी इमरान खान के बाद ये थे, यानी करीब तरीन आदमी इमरान खान के, यानी घरेलू अगर मसाइल भी वो डिस्कस कर रहे हैं कोई, तो वो जहांगीर तरीन से। तो क्या ये नून लीग जिस तरह से अभी वेट एंड सी वो कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं, एहसन इकबाल साहब का भी बयान कि जी वो तो जहांगीर तरीन की जेब में है हुकूमत, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी इनको गले लगाना है, नवाज शरीफ ने फैसला करना है। तो वो देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन पहला कदम उठाएं, वो इस तरफ आएँ, क्योंकि ये ग्रुप की शक्ल में तो फिर हर कोई काबिल कबूल होगा। उसामा साहब, पार्टीज जो हैं वो बदलती रहती हैं। जहांगीर तरीन 97 में एडवाइज़र थे शहबाज शरीफ के, मशीर थे पंजाब गवर्नमेंट के, और शहबाज शरीफ के बहुत करीब थे, बड़े चहीते एडवाइज़र थे उनके। 2002 में इन्होंने काफ लीग से इलेक्शन लड़ा, काफ लीग की टिकट पे MNA हुए, उसके बाद ये फेडरल मिनिस्टर बने, पहले पंजाब गवर्नमेंट में ये मशीर बने, फिर फेडरल मिनिस्टर बन के। अच्छा, फिर ये एक दौर में प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी थे, ये भी हुमायूं अख्तर जो इनके कज़न है वो भी, ये दोनों प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। लेकिन शौकत अजीज़ के नाम पूरा निकला है, उस वक्त भी ये शरफ के बहुत करीब थे और बाद में चौधरी पीरलाई के भी बड़े करीब समझे जाते रहे। लेकिन जब 2008 के इलेक्शन आए तो चौधरी पीरलाई और इनके दरमियान खासे इख्तलाफात पैदा हुए और ये फिर काफली को छोड़ के अलहदा हो गए। फिर ये दोबारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन वहाँ से जीते। अच्छा, तो उसामा साहब जहांगीर तरीन भी तो पार्टियां बदलते रहे हैं, उसके बाद वो एक 100 बंदों की एक क्लीन पार्टी बनाने जा रहे थे कि जी मैं जो पंजाब में जो इलेक्टेबल लोग हैं इनका, जहांगीर तरीन का बड़ा क्लाउड था उनके अंदर, ये इन्होंने वो इलेक्टेबल जो थे, आपसे शायद इस हवाले से एक दौर में कोई मशवरा या बात मेरी उनसे बड़ी इस पर डिस्कशन होती रही है और वो बड़े सीरियस थे कि वो 100 ऐसे बंदे जो पंजाब में इलेक्टेबल हैं उनको मिला के एक पार्टी बनाने जा रहे थे, एक अलहदा पार्टी, काफ लीग और नून लीग और पीपल्स पार्टी से अलहदा हट के एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना जा रहे थे। लेकिन फिर एकदम हालात ने टर्न लिया, वो PTI में चले गए और इमरान खान के बड़े करीब हो गए और उसके बाद PTI पे बड़ा अरूज आया। ये कह देना, ये अगर मैं उनको माजी में देखूँ, वो नून लीग में भी रहे हैं, वो काफ लीग में भी रहे हैं, वो मुशर्रफ के साथ भी रहे हैं, तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के बहुत करीब थे, तो और उनके एस्टेब्लिशमेंट से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर मैं इन सारी चीज़ों को देखूँ तो कुछ भी हो सकता है सर, वो उनकी बड़ी अच्छी कंफर्टेबल लेवल है बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो चीज़ें आने वाले दिनों में मुझे बड़ी चेंज होती नज़र आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन ये बजट के बाद आप देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से चीज़ें तब्दील होंगी। और इसमें इमरान खान साहब आपको हिलते नज़र आ रहे हैं, वो वही स्टांस जो उनका पहले रहा है कि जो मर्जी कर लो, मैं नहीं NRO दूंगा। आपको लगता है कि चाहे अगर हुकूमत चली, ऐसा पॉइंट आ जाता है जिस तरह हमने देखा कि उनको इत्मीनान का वोट देना पड़ा, उनको सर्टन नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि जी ये तो हुकूमत गई, मैं फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता या दोबारा इलेक्शन करने पड़ेंगे, कुछ होगा। तो आपको क्या लगता है इमरान खान की अब तक स्ट्रेटजी देखते हुए? पंजाब गवर्नमेंट एक टेस्ट केस है, मैंने आपसे बड़ी पहले भी ये बात की है। अगर पंजाब गवर्नमेंट गिर जाती है, उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं रहते, कोई नया चीफ मिनिस्टर आ जाता है जो कि इमरान खान की मर्जी के से हट के आता है, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट का चलना इतना आसान नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि दो बड़े सूबे, दो मेन सूबे जिसमें पंजाब और सिंध हैं, वो मुख्तलिफ दूसरी पार्टियों के पास हों और फेडरल गवर्नमेंट जो है वहाँ चल जाए, ये मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता, पॉसिबल नज़र नहीं आता। तो अगर तो पंजाब में तब्दीली आ गई तो फिर फेडरल गवर्नमेंट इसका इस पर जरूर इम्पैक्ट। और इमरान खान इतना रिस्क ले लेंगे। असद खरल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। असद खरल साहब, ये जहांगीर तरीन साहब आपकी बात मानते रहते हैं, शायद आप कहते हैं जो मर्जी कर लें, जहांगीर तरीन छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन रात को वो कुछ और कर रहे होते हैं, सुबह वो आप वाले बयान ना देना शुरू करते हैं कि जी पता नहीं असद खरल साहब जो कह रहे हैं मैं तो वही कहूँगा, मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा इमरान खान को, मैं था इमरान के साथ हूँ, रहूँगा। अब था की तो बात हो रही थी, वो तो नून लीग में भी काफ लीग मुशर्रफ साहब, वो अलग बात है, उसकी तरफ से बात होगी। लेकिन रात को पार्लिमानी लीडर्स डिसाइड हो रहे हैं, राजा रियाज साहब कौमी असम्बली में
पंजाब असम्बली में भी जनाब पार्लियामेंट लीडर अलग से होगा। हम ख्याल जहांगीर तरीन ग्रुप बाकायदा अनाउंस हो गया है। सुबह क्या हो गया कि देखिए, एक तो उसामा साहब आज प्रोग्राम में लेट पहुंचने की वजह ये थी कि हमारे बहुत अच्छा चुके बोल न्यूज़ के साथ भी एसोसिएट रहे शहरोज़, हमारे यंग एक ड्राइवर थे, आपको पता है बोल से भी, और उनकी जस्ट 4 अप्रैल को शादी हुई थी और उसके बाद बड़ा फैटल उनका एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीरियस इंजरीज हुई और उसके बावजूद उनको यानी तकरीबन 50 बैग ओवरऑल जो बोतल के लगे, अगर प्लाज्मा शामिल किया जाए, 7 उनके ऑपरेशन अभी हॉस्पिटल, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी हुई। उसके दौरान उनको कोरोना भी हो गया पॉजिटिव, फिर कोरोना के बावजूद इलाज अच्छा हुआ, फिर वापस अपने सर्जिकल में आए। अच्छा। तो बहरहाल वो सर्वाइव नहीं कर सके। तो इस वजह से तो एक तो सब के लिए जो नाज़रीन देखने वाले मुल्क भर से और दुनिया भर से जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में उनको अल्लाह ताला मकाम अता करे। उनके जो लवाकीन है उनको सब नौजवान लड़का, तो नौजवान थे सारे ऑफिस के, आपने देखा बड़ा एक हंसता खेलता नौजवान, और इस तरह आज इतना बड़ा जनाजा था। अब देखो कोरोना का एक मरीज़ हो और मेरा ख्याल हज़ारों लोग, एक जम्मे गफ़ीर था जनाजे में और जिसकी तदफीन थी, मतलब हर आंख जो अशकबार थी, गांव में, देहात में, दूर दराज में, चला हमारे दफ्तरों के लोग, जिस तरह सारे स्टाफ हैं वहाँ पे आता था बच्चा हंसता खेलता हमारे फूल की तरह, तो वो चला गया। हमेशा आपने उसको अपने साथ रखा, हमने देखा भी। और मेरा ऊपर जो इतना डोगर साहब जानते हैं, जब मेरे ऊपर एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे दस्तो बाजू था वो, यानी एक तरफ मेरी मिसेज को, स्कूल के बच्चों को, एक हॉस्पिटल का देखना, घर का देखना, तमाम मामला फर्द होता है और दफ्तर का वर्क है वो भी देख रहा था। तो थोड़ा सा टाइम में आगे चले, हमारी एक कमर्शलाइजेशन है, तो मुझे ऐसे ही आ गया कि उसके लिए भी हमें निकाल लेना चाहिए, तो उसके लिए दुआ करेंगे। स्टाफ के लोग जितने भी लोग हैं सब के से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके लिए दुआ करें। अच्छा, उसामा साहब ये जो कह रहे हैं रात और दिन वाली बात, अभी डोगर साहब भी आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू होंगे, आपको भी यकीन हो जाएगा कि पहले भी आपको पता है कि नून लीग के साथ उनके क्लबे जोड़े गए, उन्होंने तरदीद की, पीपल्स पार्टी ने कहा, उन्होंने तरदीद की। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म से नहीं, पंजाब हुकूमत से झगड़ा है। डोगर साहब अब आपको बात समझ आना शुरू हो गई है? वो बाबर साहब से बड़ी तफसील से होगी। अच्छा, आपसे होगी। अच्छा, मैं बताता हूँ अब ये बताता हूँ कि पंजाब हुकूमत इस वक्त जो है, या इमरान खान साहब अगर चाहते हैं कि उनकी पीटीआई की हुकूमत रहे तो फिर उनको यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर ये इमरान साहब समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो वज़ीर आला रहें, और जिस तरीके से ये मामला चल रहा है इसी तरीके से 2023 तक ये जाएगा, और जो ऐन वाला जो मामला है, जो जायचे जूचे निकलते हैं, अच्छा। एक ऐन और दूसरा और तीसरी ऐन मैंने नई निकाल दी बीच में, जिससे सिर्फ किसी का ध्यान नहीं था, तो ऐन किसान सलामत रहेगी। यानी उस्मान बुज़दार के साथ खड़े रहे तो अपनी गवर्नमेंट से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो ये अगर कौन है पंजाब में, अगर उस्मान बुज़दार साहब के साथ खड़े रहे इमरान साहब, तो इमरान खान साहब को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको पता है पंजाब में अगर हुकूमत इमरान खान साहब की नहीं रहेगी या पीटीआई की नहीं रहती, जो कि अभी तक ऐसे कोई इशार नहीं है, अभी तक जितने भी जायचे बन रहे हैं, ये जो डायनामिक्स हैं या जो अलाइनमेंट्स हो रही हैं, वो पीटीआई की हुकूमत के हवाले से, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि अगर राजा रियाज है तो उन्होंने को पीटीआई छोड़ने का ऐलान नहीं किया। जहांगीर तरीन ग्रुप रात नो कहते हैं पार्लियामेंट लीडर साडे, और सर पार्लियामेंट लीडर का क्या मतलब है? अगर आप तहरीक इंसाफ में, तो पार्लियामेंट लीडर की क्या आज उन्होंने ऑफिशियली पंजाब असेंबली में एप्लीकेशन दे दी है ना, हमें अलहदा। अब आपको 2-3 दिन वाला प्रोग्राम एक 17 मई का आपको याद आ गया। अच्छा, ये दरखास्त मैंने कहा कि बड़ी तेजी से तब्दीलियां होंगी, फिर निकालने मंडे का फर्स्ट डे जो ईद का, मैंने कहा था पंजाब हुकूमत के अंदर, मैंने कहा तब्दीली आएगी, बड़ी तेजी से तब्दीलियां आएगी। और फिर मैं आपको अभी बता रहा हूँ पंजाब में डायनामिक्स क्या है। अब इमरान खान से हुकूमत गिराना को मसला नहीं है, अदम एतमाद अगर काफ लीग जो है साथ देगी, उसके बावजूद बुज़दार साहब के खिलाफ आएगा तो उनकी हुकूमत नहीं कायम रह सकती। काफ लीग इंतखाबी इस्तेहाद एक बड़ा मामला है, हम ब्रेक के बाद उसकी बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों पर जुल्म जारी है, बमबारी हो रही है, शहादतों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, 200 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। और अब ये कहा गया कि जी अमेरिका के सदर ने, जो बाइडन ने फिर बात की है नेतन्याहू से, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म से, और जल्दी मामला निपटाने का है। यानी एक तरफ $74 करोड़ से ज़्यादा का असलहा मज़ीद दे दिया है कि मारो इनको, और फिर कि जी जो करना है जल्दी कर लो, जल्दी जितनी बमबारी करनी है, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है सीज़ फायर के लिए कि जी जंगबंदी की जाए।
अंदर से भी प्रेशर बढ़ रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कहा जा रहा है कि ये जुल्म बंद करो, ये ढोंग जो है सेल्फ डिफेंस का, अपने दिफा का, कि तुम्हारे पास आयरन डोम है कि कोई रॉकेट उस तरह नहीं आ सकता, तुम बच्चों को शहीद कर रहे हो। 60 से ज़्यादा बच्चे शहीद किए जा चुके हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे। आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन करें नादिर अल तुर्क साहब, जो कि फ़लस्तीनी सफारतखाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन है, लेकिन हम उनसे अंग्रेज़ी में बात करेंगे क्योंकि वो अंग्रेज़ी ही समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। मिस्टर नादिर तुर्क, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। These are hard times and all Muslim Ummah is standing with the people of Palestine. Now, Israeli Prime Minister has denied ceasefire again. So, what is the current situation in Gaza right now? Assalamu alaikum. First, thanks a lot for giving me the opportunity to be your guest today. Actually, Prime Minister Netanyahu, Israel Prime Minister Netanyahu is losing the war because he is only attacking civilians' targets. He didn't reach anything what he was looking for. Palestinian groups still, freedom fighters still send missiles from Gaza, which is you can't compare, of course, that missiles with the Israelis one because it is local made, and it is very not that strong, but it is giving a message for Israel that if you attack us, we can attack you. We have the right of defense of ourselves, of our people, our buildings, our homeland. And the message of Israel is that they are not doing what they are looking for, because the Muslims still, until now, even when they are attacked everywhere in Gaza, they are losing the war, and they didn't reach anything what we are doing about it. And the war become a nightmare for them more than it is for us. Forces are targeting hospitals and healthcare facilities in Gaza. There are reports that COVID-19 situation is worsening. What is your comment on this situation? For red fire, actually, it is needed for stop the bleeding of our Palestinian people. Stop the Israelis' criminal actions against our people in Gaza Strip. But it's not going to be in any price. It's not going to be for free. We need to be sure that Israel will pay the price of its own criminal action against our people. It's just, as we said, it is targeting only civilians, targeting homes, towers, buildings, which all civilians, civilian buildings, and it will ask later on donors countries to rebuild these buildings, rebuild all this our infrastructure, and she will pay nothing, okay? And she is using bombs and aircraft, giving for free for them for the Americans. So Israel lose nothing, only we are lose. So we need first to see Israel paid the price of its criminal actions, and on the other hand, we need to raise fire under the lead of international society. Yes, Mr. Nadir, there is a news that US President Joe Biden has recently called Israeli PM Netanyahu, and during the conversation, he was supportive of ceasefire. But on the other hand, he is vetoing resolutions on ceasefire. Why US is having a double face? On one hand, they are supporting ceasefire while interacting with Israeli PM, while on the other hand, when there is a practical thing, they are doing totally against it. What is the position of Palestine at the international level? How do you see the double face of US? American situation is same what they are acting since 1948 until now, blindly supporting Israelis in their criminal actions against the Palestinian people. Mr. Biden said all the time that only states have the right to defend themselves. According to that, because our state completely under the Israeli occupation. According to Mr. Biden, we don't have the right to defend ourselves. We don't have the right to defend our people. And we like to remind Mr. Biden that the human rights and international laws
exist to defend the people, defend the humans being, not defend only states. So according to that, we like Mr. Biden to don't this is a test for Mr. Biden, because usually his group usually have a propaganda speech about the human rights, about democracy, and etc., etc. Actually, this test is, if he keeps speaking in this way about Palestinian and Israelis, in this way, he will lose the test, and he will, I think he will not dream about next to be elected again as the president of the United States. Mr. Nadir, is government and people, are they satisfied with the performance of OIC and Arab League? Our government, our president, our people appreciate what OIC countries doing and supporting for Palestinian people and the Palestine case. But we are needing more and more. We need lobbying more in the United Nations to make Israel go to International Criminal Court. We need more actions to see Israel pay the price of their criminal actions. We need to see more and more justice and fair. And we need to see the human rights principles are shown in Palestine. Not just it is not selected only for some nations. It is for all. What kind of activities and aid required by Palestine right now? Actually, people of Palestine only looking for stability, peace, establishing their own state, independent state, with Al-Bayt al-Muqaddas, Al-Quds, as it is capital, right of return for Palestinian refugees, which was losing their homes and transfer from their own homes and land in 1948, and all their children and grandsons going back to their own homes, which was transferred from it in 1948. This is what we are looking for that. This is the justice, this is the fair peace which we are looking for. Our hands is still waiting for getting partner from Israeli side. As you know, Palestine, before 1948, there is no Israel. They came and storing our homeland and established their own state, over 78% of Palestine. In 1967, they occupied the rest of Palestine to become 100% of Palestine under occupation. We accept to getting only 22% of our homeland to establishing our own state over it. And even with that, Israelis refused to make peace. And their ideology is the good Palestinian, is the dead Palestinian. We don't like to dead, we like to live in peace and stability with all the international society and all our neighbors. Mr. Nadir, Egypt is your neighboring country, and it is one of the few Muslim countries which is having diplomatic ties with Israel. Now, US has appreciated the role of Egypt for ceasefire. How do you view the role of Egypt for maintaining ceasefire, as I would say stated by US government? Actually appreciate any solution, any ceasefire will save more and more our dear people, blood and souls. We appreciate any step in that side, but as I explained to you before, raising fire is is important, but the most important that Israel, this is not the first war against Palestinian people. Israel attacked Gaza in 2008, 2009, attacked Gaza again in 2012, attacked Gaza at the third time in 2014, and attacked Gaza again right now in 2021. So Israel keep doing this all the time and always asking later on for raising fire. We said that Israel, as long as Israel feels secure from punishment, she will keep bad behavior and it will keep criminal actions. So according to that, we asking the international society, we asking the Muslim Ummah to make Israel pay the price for its own criminal action against the Palestinians, to stop doing this
this stupid issues which is keep doing against Mr. our Nadir, people. please stay with us. We have to take, after the break, we'll ask about Pakistan's role. How do you see Pakistan's and Pakistani's role so far with Palestine? Right after this break. अब पता चला। अब पता चला। फ़लस्तीनी सफारतखाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन नादिर अल तुर्क साहब हमारे साथ हैं और उनसे हम बात कर रहे थे। मिस्टर नादिर, एज आई आस्क्ड बिफोर द ब्रेक, Pakistanis, they are really heartbroken what is happening in Gaza with Palestine and Palestinian people. So how do you see role of Pakistan and other Muslim countries who have announced aid for Palestine? So how do you see this? Pakistan brothers and sisters deal with Palestine issue as internal problem, not external problem. They feel always that Beit al-Muqaddas, Palestine problem, it is their own problem. They are daily speak about Palestine, daily giving strong support for Palestine, and always making campaign, making diplomacy, making taking a very strong position to support Palestinian people and Palestinian problem. So we appreciate everything is done by Pakistan government, by Pakistan political groups, by Pakistani people, and inshallah one day soon we will pray together in Beit al-Muqaddas when it is free and become part of Palestinian independent state. The Foreign Ministry of Pakistan as well as Turkey, Sudan and Palestine have jointly gone to New York to raise the issue of Israeli brutality in UN General Assembly. How do you see this? Actually, the Foreign Minister of Palestine will join his brothers from Foreign Minister of Pakistan, Turkey, and I think Indonesian Foreign Minister will join them, and they will go to try to make lobbying to succeed in getting a resolution from the Security Council after the Americans refuse to making a fair and just resolution. They are like us to be a cylinders, not looking to cylinder and give up without getting anything in the other hand. We lost until now about 250 shaheed in Palestine, okay, and we are getting about 2,000, more than 2,000 injured by the Israelis. We're getting thousands right now become homeless. We have a lot of infrastructure, roads, streets destroyed by Israelis aircraft, and after that the Americans like us just to raise fire without getting anything in the other hand to feel safe in our own homeland. Nadir, you have just apprised us and the whole world about the recent situation in Gaza and your concerns about Israel and the double face of West and America. Now, what do you want? Do you want to leave any message for the world, particularly for Muslim Ummah and OIC, that what should be done further? And just one message, please, brother. Okay, I just like to that last message from our side, that the Americans are speaking that self-defense is only right for states. And according to that, Mr. Biden said Israel have the right to defend itself, but the Palestinians don't have that right because we are still under occupation. We are asking Mr. Biden, Israel recognized as a state from only 85 countries around the world. For Palestine, it is recognized as a state, even which is not independent yet. It is recognized as a state from 140 states. If is that there is no respect for 140 countries, and keep in mind and to respect that, and giving us our own right to Mr. Nadir al-Turki, different Palestinian embassy, thank you so much for joining us. नादिर अल तुर्क हमारे साथ थे, हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं।
और जिस तरह से उन्होंने बात कही, उनके जज्बे को भी सलाम है। वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इसराइल इस जंग को हारेगा, क्योंकि वो मजलूमों पर फायरिंग कर रहा है और अभी तक वो जो आज़ादी की उम्मीद है और जिस तरह से वो लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए फ़लस्तीनी, उसको ख़त्म नहीं कर सका। पाकिस्तान में इस वक्त अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो मुस्तकबिल के लिए है वह है सियासी इस्लाहात, यानी जिनको हम इलेक्शन की इस्लाहात कहेंगे, और यही असल चीज़ है। लेकिन उसमें मुश्किल पेश आ रही है हुकूमत को। फवाद चौधरी साहब अब तो जनाब डेमो भी पेश कर रहे हैं कि एक दफ़ा देख लो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का, कि दुनिया इस पर जा रही है, ताकि हर दफ़ा ये जो मामला आता है कि जी पाकिस्तान में आज तक कोई एक इलेक्शन जिसके बारे में हम कह सकेंगे जी ये मुतनाज़ा नहीं थे, कोई भी नहीं हमें मिलता। शायद 1970 के आप इलेक्शन कह दें, उसके अलावा तो हर इलेक्शन जनाब मुतनाज़ा और वही एहतजाज और सड़कें और जल्द से जुलूस होते रहे। अब असद खरल साहब, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का जिनका कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, इस पर इतना खौफजदा क्यों है? वो तो हर एक को पेश करने को तैयार है कि जाके खोल के देख लो, किसी से चेक करा दो, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। उसामा साहब, जो बंदा इक़्तिदार में, जो पार्टियां इक़्तिदार में आई हों, अब वोट को इज़्ज़त दो के बजाय एस्टेब्लिशमेंट को इज़्ज़त दो, एस्टेब्लिशमेंट के बूथ पॉलिश करो, उनके कंधों पे बैठ के आओ, वो शफाफ और ट्रांसपेरेंट तरीका जो है इंतखाबी इस्लाहत है, उस पर कभी भी एग्री होंगी? वो तो पुरानी बात होगी ना। आप तो कहते नहीं अब हम बदल गए हैं, नजरियाती हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब नजरियाती हो गए, मैं तभी तो बाहर बैठा। अब उनको नज़र भी आता है, नजरियाती या नहीं नज़र आती है? हाँ जी, अब नज़र आती है। जी जी। क्या अब बूट कहाँ पड़ा है, जूता किसको पॉलिश करना है? देखिए वो तो अब 2023 में बाबर डोर साहब ने भी कहा जी उनको ये गुमान है कि 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है जेब में। मैं आपको अभी से बताता हूँ, फ्यूचर का मंजरनामा, मैं कोई नजूमी ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन चूंकि जो बात आपने कर रहे हैं और जो मैं आपको बातें कर रहा हूँ, ये इंतखाबी सलाहत स्टीरियोटाइप ये है चीज़, ये चलती रहेंगी ऐसे आंख मिचोली के खेल। फवाद चौधरी साहब आपको पता है वो बीच में कहीं ना कहीं टांग अड़ा रहे थे, कभी वो, अब तो रूते लाल कमेटी के वाले से आप देख लें, अब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर भी नहीं थे, लेकिन ये कुछ चीजें तो ये हुकूमत कर सकती है, उनको जरूरत नहीं ऑपोजिशन की। आप देखें कुछ बहुत सारी चीजें जो हुकूमत आईनी इस्लाहात ना सही, आईनी देखिए ना, सादा अक्सरियत वाली बहुत सारी चीजें एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुकूमत कर सकती है, सादा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ इलेक्शन कुछ ना पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कर सकता है। हाँ, कुछ चीज़ें जो मुतनाज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें मशरूत आर्डिनेंस की बात आई, जिसमें खुफिया रायशुमारी की बात आई, शो ऑफ हैंड की बात आई, इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो आ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, ये तो इलेक्शन किसी ना पाकिस्तान खुद से भी कर सकता है। और अगर वो कहे जी मैंने नहीं करना, तो वो कहे कि जी हम इसके लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है, तो अगर वो भी कहता है नहीं करना, कानून साजी तो हुकूमत कर सकती है। तो कानून साहब, अच्छा आइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट है, जो चाहे ये इख्तियार भी दिया गया है कि वो अपनी मर्जी की भी लेजिस्लेशन करवा सकता है। हाँ जी, वो अपने रूल्स उसको देखिए अमूमन, यानी वो खुद से भी कह सकता है जी हम ये आप इलेक्शन होगा ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होगा कह सकता है। अब मसला ये मजेदार खबर क्या है, अब उस्मान बुज़दार साहब जो है, यानी पंजाब हुकूमत पीटी के अंदर, आप एक पार्लियामेंट ग्रुप जो है, पार्लियामेंट ग्रुप आ गया सामने। जी जी जी। मैंने आपको पहले बताया था कि बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ होंगी और पंजाब हुकूमत पहला टारगेट हो गया। उस हवाले से पहला पत्र फांका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और उन्होंने कहा था कि जनाब हम प्लेट में रख के देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत अदम एतमाद लाए, यानी नून लीग को उन्होंने कहा, सॉरी PTI के खिलाफ, और हमारी ना तो वजारत आला के हम उम्मीदवार हैं, और उन्होंने तो जहाँ तक भी कहा था कि अगर माइनस हमजा पे, उनको पता था मरियम और नवाज शरीफ नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता था इतने बेवकूफ़ नहीं है वो, कि माइनस हमजा पे भी अगर हम एग्री हैं कि किसी को भी आप वज़ीर आला बना दे, और हम वज़ीर आला के उम्मीदवार नहीं हैं। इसके बाद माइनस नवाज और जब मरियम होंगी तो वो तो नहीं करेंगे। अब पंजाब के अंदर जो पार्लियामेंट बन गया ग्रुप, आज अदम एतमाद की अगर तहरीक आ जाए तो काफ लीग के लोग वोट देने के बावजूद उस्मान बुज़दार साहब या PTI हुकूमत कायम नहीं। ये तो जहांगीर खबर है, ये जहांगीर तरीन साहब ने अभी फैसला करना है। आने वाले दिनों में ये यकीन लग रहा है कि अब सियासत में भौचाल मजीद आएंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।